नमस्कार। देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, जो कि देश के सबसे बड़े अधिकारी भी होते हैं, भले ही नाम मात्र के, लेकिन सबसे बड़े अधिकारी होते हैं राष्ट्रपति। और इनके चुनाव की घोषणा हो चुकी है। ये चुनाव होगा 18 जुलाई को और काउंटिंग होगी, निर्णय होगा 21 जुलाई को, और भारत राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण होगा 24 जुलाई को। आखिर राष्ट्रपति कैसे बनते हैं? राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं क्या है, शर्तें क्या है? क्या आप भी राष्ट्रपति बन सकते हैं? जी हाँ, आप भी राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन किंतु परंतु आपको कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। वो शर्तें कौन सी हैं? क्या क्या योग्यताएं मांगी जाती हैं? राष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? नामांकन फॉर्म क्या होता है? ये दुनिया भर की बातें राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। मैं आपका गाइड अशोक पटवा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो समय समय पर मिलती रहे। तो चलते हैं अपने विषय पर। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, कैसे बनते हैं राष्ट्रपति? भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 के तहत भारत में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। इस पोस्ट का कॉन्सेप्ट भारत में ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन में वहाँ का सबसे बड़ा अधिकारी, वहाँ के राजा या वहाँ की रानी जो भी जीवित होती हैं वो होते हैं। बिल्कुल उसी पैटर्न पे भारत में भी सबसे बड़े अधिकारी के रूप में राष्ट्रपति का पद रखा गया है। लेकिन ये ऐसे सबसे बड़े अधिकारी हैं जिनके पास कोई अधिकार नहीं है। चाहे ब्रिटेन की बात हो चाहे भारत की, दोनों ही देशों में सबसे बड़ा अधिकारी, या ये कह लें कि देश का वास्तविक प्रमुख, देश के प्रधानमंत्री होते हैं, भारत में भी और ब्रिटेन में भी। भारत में राष्ट्रपति बनने की योग्यता का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 58 में किया गया है, जिसके अनुसार पहली योग्यता है कि वो भारत का नागरिक अवश्य होना चाहिए। दूसरी योग्यता है कि वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरी योग्यता है कि वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता धारण करता हो। और चौथी योग्यता है कि वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो। तो इतनी योग्यता के बाद आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आपको नामांकन फॉर्म भरना होगा, जिसकी लास्ट डेट 29 जून रखी गई है। इस नामांकन फॉर्म के साथ में आपको 15,000 रुपीज़ जमानत राशि के रूप में भी जमा करना होगा। और ये जमानत राशि चुनाव समाप्त होने के बाद आपको तब वापस कर दी जाएगी जब आपने चुनाव में कुल वोटिंग का 1/6 हिस्सा 1/6% वोट हासिल कर लिया हो। और अगर आप 1/6 वोट हासिल नहीं कर पाते हैं तो आपकी ये जमानत राशि वापस नहीं की जाएगी। इसे ही कहा गया है जमानत का जब्त होना। नामांकन फॉर्म और जमानत राशि के साथ में आपको आपके नाम का प्रस्ताव रखने वाले 50 सदस्यों और उस प्रस्ताव का समर्थन करने वाले 50 सदस्यों के नाम हस्ताक्षर समेत, उनके साइन के समेत आपको जमा करना होगा। ये 50 प्रस्तावक, ये 50 समर्थक कौन होंगे? तो याद रखिएगा, ये वही होंगे जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट दे सकते हैं, ये 50 प्रस्तावक और समर्थक वहीं से होने चाहिए। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहने का मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट डाल सकता है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 54 में किया गया है। और इसके अनुसार राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में जो शामिल होते हैं उनमें पहला नाम है सांसद, जिसको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं, एमपी कहते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में 543 मेंबर्स लोकसभा के होते हैं और 233 मेंबर्स राज्यसभा के होते हैं। कुल मिला के हम देखें तो एमपी टोटल कितने हो गए? 776 एमपी हो गए। इनमें से बहुत सारी सांसद की सीटें खाली भी रह सकती हैं, रिक्त भी रह सकती हैं।
खाली रहने का प्रभाव राष्ट्रपति के चुनाव में बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत वोट का वैल्यू कम ज़्यादा हो सकता है, इसके अलावा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसा कि इस राष्ट्रपति के चुनाव में आप देखते होंगे कि जम्मू कश्मीर की राज्यसभा की 4 सीटें खाली पड़ी हुई, उनका इस चुनाव में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने वाला दूसरा वर्ग होता है विधायक, जिसको हम MLA कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। और भारत के सारे राज्यों के विधायकों की संख्या की बात करें तो ये संख्या है 4033, 4033। यहाँ ये ध्यान देना जरूरी है कि राज्यों के विधानसभा के सदस्यों को वोट डालने का अधिकार तो है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों के विधान परिषद के सदस्यों को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया है, सिर्फ विधायक ही वोट डालेंगे। इस प्रकार हम कुल सांसद और कुल विधायक के वोटों की संख्या की बात करें तो 776 सांसद और 4033 विधायक, कुल मिलाकर 4809 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। यहाँ इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति का चुनाव जनता करती है, लेकिन अप्रत्यक्ष मतदान विधि के द्वारा, और राष्ट्रपति के चुनाव में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही वोट डालेंगे। यही कारण है कि ऐसे सांसद या ऐसे विधायक जो मनोनीत होकर आए हैं, नॉमिनेट होकर आए हैं, नॉमिनेट लोगों को इस राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका चुनाव जनता ने नहीं किया है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन कर रहा है? जनता। तो जनता के प्रतिनिधि ही इस राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे। अब देखते हैं राष्ट्रपति का चुनाव प्रणाली, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 55 में किया गया है, और इसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा होगा। गुप्त मतदान का मतलब है कि आप अपने वोट को शो नहीं कर सकते कि आपने किसको वोट दिया, आपको अपना वोट गुप्त रखना होगा। दूसरा है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, और तीसरा है एकल संक्रमणीय मत या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। पहला गुप्त मतदान बता चुका हूँ मैं, दूसरा है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। अब ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि जनता के वो प्रतिनिधि जिस जनसंख्या को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी अनुपात में उनका वोट का वैल्यू होगा। कहने का मतलब जो प्रतिनिधि ज़्यादा जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है उसके वोट का वैल्यू ज़्यादा होगा, और जो प्रतिनिधि कम जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है उसके वोट का वैल्यू कम होगा। अतः स्पष्ट है कि राष्ट्रपति के जो वोटर होते हैं उनमें सारे वोटर का वैल्यू एक समान नहीं होता है। सभी का वोट का वैल्यू अलग अलग होता है। सभी का वोट का वैल्यू कितना होगा इसको निकालने का फार्मूला तय किया गया है, और सबसे पहले विधायक MLA का वोट का वैल्यू निकाला जाता है। और विधायक के वोट का वैल्यू निकालने का जो फार्मूला है वो ये है कि राज्य की कुल जनसंख्या अपॉन उस राज्य के कुल निर्वाचित विधायकों की संख्या गुणित 1000। ये फार्मूला आप देख रहे होंगे, और इस फार्मूला को देखने के बाद 2 बातें स्पष्ट होती है। पहला, सभी राज्यों के विधायकों का वोट का वैल्यू एक समान नहीं होगा, कम या ज़्यादा होगा। दूसरा, जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होगी उस राज्य के विधायक का वोट का वैल्यू ज़्यादा होगा, और यही कारण है कि भारत में उत्तर प्रदेश, यूपी के विधायकों का वोट का वैल्यू सबसे ज़्यादा है, 208। वहाँ के एक विधायक का वोट का वैल्यू 208 है। जबकि सिक्किम की बात करें, जहाँ की जनसंख्या बहुत कम है, वहाँ के विधायक का वोट का वैल्यू सबसे कम है, मात्र 7, ओनली 7। तो किसी राज्य के विधायक का वोट वैल्यू किस आधार पर तय होगा? उस राज्य की कुल जनसंख्या के आधार पर तय होगा। सारे राज्यों के विधायकों का वोट का वैल्यू निकालने के बाद फिर सांसदों का, MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्यों का वोट का वैल्यू निकाला जाता है। और ये वोट का वैल्यू कैसे निकाला जाता है? इसके लिए सारे के सारे विधायक
4033 सारे विधायकों का वोट वैल्यू का टोटल अपॉन जो निर्वाचित होकर सांसद आए हैं, निर्वाचित सांसदों की संख्या। तो ये जो फार्मूला है बहुत सिंपल है। इस फार्मूले से स्पष्ट है कि देश के सभी सांसदों का वोट का वैल्यू बिल्कुल बराबर होगा। इस बार सभी सांसदों का वोट का वैल्यू 700 है, 700 है। चाहे वो सांसद सिक्किम से हो, चाहे वो सांसद यूपी से हो, सभी सांसदों का वोट का वैल्यू बिल्कुल बराबर होगा, जबकि विधायकों का वोट का वैल्यू बिल्कुल अलग अलग होता है। तो ये था आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, आप मतलब समझ ही गए होंगे। और राष्ट्रपति के चुनाव में तीसरा जो प्रावधान किया गया है वो है एकल संक्रमणीय वोट के द्वारा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा चुनाव किया जाएगा। ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय वोट क्या है? तो इसका मतलब है कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट के रूप में आप अपना प्रेफरेंस देते हैं, प्रेफरेंस नंबर देते हैं। मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव में 3 कैंडिडेट हैं, तो आप अपना फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे, सेकंड प्रेफरेंस किसको देंगे, थर्ड प्रेफरेंस किसको देंगे। आपका वोट यहाँ पर प्रेफरेंस के रूप में होता है, तो इसे ही कहा जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट तब काम आता है, तब इसकी वैल्यू होती है जब राष्ट्रपति के चुनाव की काउंटिंग होती है और काउंटिंग में निर्णय नहीं हो पाता। फर्स्ट प्रेफरेंस के काउंटिंग में निर्णय नहीं हो पाता, तब सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ प्रेफरेंस, जितने भी प्रेफरेंस हैं उनकी काउंटिंग करके निर्णय किया जाता है। यहाँ आपको ये याद रखना होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में वही विजेता होगा जिसके पास 50% प्लस 1 वोट हासिल हो। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस के काउंटिंग में किसी एक के पक्ष में 50% प्लस 1 वोट हो जाता है तो उसको विजेता घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए फर्स्ट प्रेफरेंस के काउंटिंग में ऐसा नहीं हो पाया, जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, ए को 45% वोट मिले, बी को 40% वोट मिले, सी को 15% वोट मिले। अगर ये सामान्य चुनाव होता तो ए को डिक्लेयर हो जाता, लेकिन ये सामान्य चुनाव नहीं है, राष्ट्रपति का चुनाव है, इसलिए 45% वोट हासिल करने वाले को विजेता घोषित नहीं किया जाएगा, बल्कि अब क्या किया जाएगा, फर्स्ट प्रेफरेंस के साथ में सेकंड प्रेफरेंस के वोट ए को कितने मिले दोनों को जोड़कर काउंट किया जाएगा, बी को कितने मिले काउंट किया जाएगा, सी को कितने। इस तरीके से काउंटिंग के बाद जिस भी स्टेज में किसी एक के पक्ष में 50% प्लस 1 वोट हो जाए तो उस उम्मीदवार को विजेता के रूप में घोषित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग और काउंटिंग की जाती है। राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कहाँ डाले जाएंगे? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में जो एमपी हैं, सांसद हैं, वो देश की राजधानी दिल्ली में वोट डालेंगे और जो राज्य के विधायक हैं वो अपने अपने राज्यों की राजधानी में वोट डालेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार का अगर विवाद उत्पन्न होता है तो याद रखिएगा, इस विवाद का निपटारा करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। राष्ट्रपति चुन लिए जाने के बाद राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो याद रखिएगा, वर्तमान समय में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया महीना है और कार्यकाल के बाद आजीवन, जीवन भर जितना भी वेतन होगा उसका 50% पेंशन दिया जाएगा। जैसे अभी वेतन 5 लाख है तो 2.5 लाख रुपया महीना आजीवन पेंशन, और पेंशन के साथ और भी दुनिया भर की सुविधाएं, घोड़ा गाड़ी, नौकर चाकर इत्यादि मिलेंगे। अभी तक भारत में 15 बार राष्ट्रपति पद का चुनाव हो चुका है और इन चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत हासिल करने वाले राष्ट्रपति कौन हैं? तो सबसे पहले नंबर पर हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको राष्ट्रपति चुनाव में 99.3% वोट हासिल हुआ था। सेकंड नंबर पे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनको राष्ट्रपति चुनाव में 98.3% वोट हासिल हुआ था। तीसरे नंबर पर हैं के.आर. नारायणन, इनको चुनाव में 94.97% वोट मिला था। इसी प्रकार हम देखें सबसे कम वोट परसेंट हासिल करने वाले राष्ट्रपति कौन हैं? तो इसमें पहला नाम आता है वी गिरी। 1969 के चुनाव में इनको 50.2% वोट हासिल हुआ था। दूसरे नंबर पे नाम आता है जाकिर हुसैन, और 1967 में जाकिर हुसैन जब राष्ट्रपति बने तो उस चुनाव में उनको वोट परसेंट मिला था 56.2%। तीसरे नंबर पर
वर्तमान राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद और इनको चुनाव में कुल वोट का 65.65% वोट मिला था। भारत के सारे राष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ कि निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया और वो समय था 1977 का और उस चुनाव में नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। 1967 राष्ट्रपति के चुनाव में जब जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने थे तो ये राष्ट्रपति का चुनाव ऐसा था जिसमें सबसे ज़्यादा उम्मीदवार थे और इस चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए 17 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। अभी तक राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे ज़्यादा बार पार्टिसिपेट या हिस्सा लेने वाला व्यक्ति थे कौन? हरिराम चौधरी, और उन्होंने लगातार 5 बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें चुनाव में। तो ये बात हो रही थी कि कैसे बनते हैं राष्ट्रपति। अब बात करते हैं कौन बनेगा राष्ट्रपति। 2022 के राष्ट्रपति के चुनाव में अगर हम वोटर के आंकड़ों को देखें तो स्पष्ट बहुमत न तो सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के पास है और न ही विपक्ष यूपीए गठबंधन के पास है। तो फिर अगला राष्ट्रपति किस गठबंधन का होगा, अगला राष्ट्रपति कौन होगा? तो आप इन आंकड़ों को चार्ट पर देखिए। ये चार्ट जिसमें आपको दिखाई देता होगा 48% वोट एनडीए गठबंधन के पास है, जबकि यूपीए गठबंधन के पास मात्र 38% वोट शेयर है और 14% वोट शेयर अन्य के पास। इस अन्य में कौन कौन है? टीएमसी बंगाल की, बीजेडी उड़ीसा की और आंध्र प्रदेश की जगन रेड्डी की पार्टी। इन तीनों में अगर कोई एक भी अगर एनडीए गठबंधन में वोट देता है तो एनडीए गठबंधन का ही प्रत्याशी राष्ट्रपति के रूप में चुना जाएगा। पिछले चुनाव 2017 की बात करें तो 2017 के चुनाव में बीजेडी, बीजू जनता दल और जगन रेड्डी की पार्टी आंध्र प्रदेश की, इन दोनों ने एनडीए गठबंधन के पक्ष में वोट दिया था और इस बार के चुनाव में भी पूरी संभावना है कि बीजू जनता दल और जगन रेड्डी की पार्टी एनडीए गठबंधन में ही शामिल होगी। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि अगला राष्ट्रपति, भारत का 16वां राष्ट्रपति एनडीए गठबंधन का ही बनेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये कि कौन बनेगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बनने की दौड़ में तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन सबसे प्रमुख नाम वेंकैया नायडू का है। क्यों? क्योंकि पहला कारण ये है कि वो वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति के पद पर हैं और भारत में अधिकांशतः समय यही हुआ है कि जो भी देश का उपराष्ट्रपति रहा है उसको राष्ट्रपति के रूप में प्रमोट कर दिया गया। दूसरा कारण है कि वेंकैया नायडू जी का राजनीतिक जीवन काफ़ी लंबा है, काफ़ी दीर्घ अनुभव है। तो ऐसे दीर्घ अनुभव को उपयोग में लाने के लिए उनको राष्ट्रपति का पद दिया जा सकता है। और तीसरा जो सबसे प्रमुख कारण है कि वेंकैया नायडू दक्षिण भारत से हैं और इस समय बीजेपी दक्षिण भारत में आधारहीन है। अगर बीजेपी को दक्षिण भारत में अपना आधार बढ़ाना है तो उसके लिए बहुत अच्छा ये उपाय हो सकता है कि राष्ट्रपति के पद पर वेंकैया नायडू दक्षिण भारतीय व्यक्ति को स्थापित करें। तो इन 3 कारणों से वेंकैया नायडू की उम्मीदवारी ज़्यादा दिखाई देती है। लेकिन अभी वर्तमान समय में आप सुने होंगे हेट स्पीच के बारे में। फ्रिंज एलिमेंट्स के कारण खाड़ी देशों से भारत के संबंध थोड़े से कड़वे हो गए हैं। इस कड़वाहट को दूर करने के लिए वर्तमान सरकार, सत्ता पक्ष ये भी कर सकती है कि कोई मुस्लिम उम्मीदवार राष्ट्रपति के रूप में दे सकती है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये 1 हफ्ते में स्पष्ट हो जाएगा। कैसे बनते हैं राष्ट्रपति, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा ताकि ऐसी वीडियो समय समय पर आपको हमेशा मिलती रहे। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।